हेलो, वेलकम टू डिफेंस विद दिशा। 10 मिनट डेली पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज में अब तक हमने 2024 के दोनों पेपर्स कवर कर लिए, 2023 का सीडीएस 2 का पेपर और सीडीएस 1 2023 के पेपर का एक नीति आयोग वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। आज हम सीडीएस 1 2023 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और एज द रिचुअल इज पहले हम जो भी लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से बुक से आए थे इस प्रीवियस ईयर पेपर में। So let's solve it quickly. Which one of the following is not a part of Article 51 of the Constitution of India? आर्टिकल 51 का पार्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर इंक्लूडेड है? बीपीएसपी में इंक्लूडेड है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिल्कुल ही इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, करेक्ट। यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, नॉट करेक्ट। Encourage settlement of international disputes by arbitration, करेक्ट। यूएन पीस कीपिंग फोर्स का क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी थोड़े है ना यार, ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने डिप्लॉय किया है। यूएनएससी ने डिप्लॉय किया है, ये मल्टीनेशनल फोर्स है, मल्टी नेशनल फोर्स है। इसमें अलग अलग कंट्रीज की आर्मी होती है। तो ये आपको ये वाला ऑप्शन तो पता चल गया। अच्छा, आर्टिकल 51 में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट के सेकेंड, थर्ड, और एक और पॉइंट है टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस है उसको रिस्पेक्ट करने का एक पॉइंट ये भी है, ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस। आर्टिकल 51 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बताए थे। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी डीपीएस पे था, तो यार चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 पेजेस है, उससे ज्यादा नहीं है। फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड डीपीएस एसपीज हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, इसलिए बस शॉर्ट में करा देते हैं। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड था। 42nd अमेंडमेंट से 4 आर्टिकल्स रिलेटेड थे डीपीएसपी के, लेकिन हम बस 2 आर्टिकल यहाँ पे कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे दिखे थे। सो एक आर्टिकल 39A था, फ्री लीगल एड से रिलेटेड था, फ्री लीगल एड से रिलेटेड था और इक्वल जस्टिस से रिलेटेड था, ताकि मतलब सोसाइटी में मार्जिनलाइज सेक्शन हो, रिच हो, पुअर हो, सबको जस्टिस मिले। तो आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस। उसके बाद था एक आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद एक 44th अमेंडमेंट था, ये आप पढ़ लेना, प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला था। नेक्स्ट है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को इसने ऑल्टर करा था और आर्टिकल 21A इससे रिलेटेड। आर्टिकल 21A ये क्या बोलता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो था ना, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। ये प्रीवियस ईयर में 2022 में शायद पीवाईक्यू ये आया भी हुआ है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन। और एक और था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये किस चीज से रिलेटेड है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 81st एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये आप रिवाइज कर लेना, मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया। The Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on or after 26 जनवरी 1950, करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 26 जनवरी 1915 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें बस इतनी डिटेल्स थे सिटीजनशिप के बारे में कि कौन लोग कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से इंडियन सिटीजन होंगे और कौन इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। बाकी के जो भी डिटेल्स थे वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद ऐड हुए थे। और इस चैप्टर में वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप, फिर सिटीजनशिप के टर्मिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, इनके बीच का डिफरेंस, और इंडियन सिटीजन्स और एलियंस। एलियंस मतलब कौन सा एलियंस? वो यूएफओ वाले एलियंस नहीं एलियंस का मतलब होता है कि जो इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब हमारे यहाँ के सिटीजन नहीं है, दूसरे कंट्री के सिटीजन है, तो उनके और हमारे कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स में जो डिफरेंस है, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स में जो डिफरेंस है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अभी तक तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने डिटेल्स कहीं मिले नहीं कि यूपीएससी ने पूछे हैं सीरियस एग्जाम में,
बट अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट तो ये सारे पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स लगते ही हैं, लेकिन अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें नहीं मिले हैं। सो अगर फिर से कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा भी इलेबोरेट पूछा होगा तो आई विल एक्सप्लेन देयर, नहीं तो मैं सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड 5 मिनट की एक अलग से लेक्चर बना दूंगी। यहाँ पे सब सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। इसका आंसर था ए, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल का नाम सुना है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, क्या कॉन्सेप्ट हैं? एक होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। और इसी तरह एक होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ये स्टेट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये दोनों के पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वाले चैप्टर में यूनिट में आप इसको पढ़ते हो। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल, अब सॉलिसिटर जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट है, और फिर एक तो हो गया सॉलिसिटर जनरल, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सॉलिसिटर जनरल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल के बाद एक और इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं, उनको हम कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये इन दोनों का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल के बाद ये लीगल एडवाइजर होते हैं। तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। और अटॉर्नी जनरल के क्या राइट्स हैं, एडवोकेट जनरल के क्या राइट्स हैं, क्या प्रिविलेजेस है, ये सारे तो आप प्लीज बुक से पढ़ लेना। 2-2 पेज का चैप्टर है, ज्यादा नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। अभी इस लेक्चर के बाद जाके पढ़ लेना। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में क्या नहीं करेक्ट है? एसजीआई इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। एसजीआई इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफ द एसजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नहीं, ये मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पोस्ट का कोई जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद द एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, दैट्स ट्रू। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसजीआई को अपॉइंट करती है, ये सही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो गया कौन सा? ऑप्शन हो गया हमारा नॉट करेक्ट पूछा था, सी। Which one of the following statements about the election of the president of India is not correct? वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है, बट जब आप सॉल्व करेंगे तो देयर हाई चांसेस कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं गलत हो सकता है। तो पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया? नाउ पढ़ते हैं। Which one of the following statements about the election of the president of India is not correct? A union minister shall not be eligible for election as the president. The president is elected by the elected members of the parliament and the legislative assemblies of states and union territories. The electoral college does not include elected members of the legislative councils and a system of proportional representation by means of single transferable votes. ये वाला तो करेक्ट है, आपको पता है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये तो होता है। इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी करेक्ट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। यूटी कौन कौन सी, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? एक दिल्ली की और एक पुडुचेरी की, करेक्ट। अब ये क्या ऑप्शन है? अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। आपने पढ़ा होगा कि एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक टर्म है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उस इंसान को जिसको प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट बनना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उस इंसान के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए कोई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि इंडिया में अगर कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, या वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, या इंडिया का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है,
या गवर्नर या फिर मिनिस्टर। तो इन सारे पोस्ट्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। सुनने में आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो, बट हाँ ये है। ये सारे जो पोस्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स, अच्छा मिनिस्टर्स सेंटर के भी, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी, इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। तो अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, ये वाला रॉन्ग है। यूनियन मिनिस्टर भी एलिजिबल हैं इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जा रहा है कि है। तो आपसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट। ये अच्छे से आप ध्यान में रख लेना एग्जाम के टाइम तक के लिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये 4 जो पोस्ट हैं ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ ए रिट। अच्छा, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन। आप मुझे बताओ कि रिट कौन से आर्टिकल, आपने रिट से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ा था? कौन से आर्टिकल के थ्रू रिट्स इशू होती है वगैरह? एक सुप्रीम कोर्ट का, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226। अब ये जो आर्टिकल 32 है ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ये राइट, मतलब ये तो फंडामेंटल राइट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में ये फंडामेंटल राइट फॉलो करना ही होता है। लेकिन हाई कोर्ट का ये जो आर्टिकल 226 है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट कभी मना भी कर सकती है रिट इशू करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है ये फंडामेंटल राइट मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने से मना नहीं कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट कर सकती है। ऑब्वियसली मतलब लीगल ग्राउंड्स पे ही बात करते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट मुझे अभी इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट पावर में क्या अंतर है। 3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से नैरोअर है। सुप्रीम कोर्ट के पास नैरोअर रिट जुरिस्डिक्शन है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, मतलब अगर फंडामेंटल राइट किसी की वायलेट हो रही है तो सिर्फ उसी से रिलेटेड रिट्स ये इशू कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही। फंडामेंटल राइट्स अगर किसी की वायलेट हो रही है तो उस पर रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट अदर इश्यूज पे भी रिट्स इशू कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स पे भी रिट्स इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है रिट्स के मामले में। और ये अदर इश्यूज क्या है, ये लीगल राइट्स है। अदर इश्यूज जो है ये लीगल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के बारे में। ये तो फंडामेंटल राइट्स थे और ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है हमारे। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया, रिट जुरिस्डिक्शन नैरोअर है। और एक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल 32 ये फंडामेंटल राइट है। सो सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है कभी, क्योंकि वो हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये सेकेंड पॉइंट। और एक और पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जो डिफरेंस है एक और है, और वो डिफरेंस क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और ये बहुत ही नॉर्मल सा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। तो ऑब्वियसली ये इसकी जो टेरिटरी है जहां पर ये रिट एक्सरसाइज कर सकता है, उसको पूरे कंट्री में ये अपने इसका पावर है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये पूरे कंट्री, पूरे इंडिया के लिए ये रिट्स एक्सरसाइज, मतलब जहां पर भी इंडिया में चाहे कर सकता है। और हाई कोर्ट का है कि बस स्टेट लेवल पर इसके पावर, जिस मतलब जो भी टेरिटरी है इनकी, सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी कहाँ तक आती है, पूरा नेशनल लेवल पे, और हाई कोर्ट की स्टेट लेवल पे। तो वही है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का अंतर। रिट जुरिस्डिक्शन के जो पावर हैं, अच्छा रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर था, लेकिन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होगा हाई कोर्ट से। यही डिफरेंस है। एक बार ये बहुत इसको क्लियर करके ये तीनों पॉइंट को शॉर्ट में यहाँ पे डिफरेंस समझा देते हैं। ओके, सो एक पॉइंट था हमारा डिस्क्रिशनरी और फंडामेंटल राइट वाला। डिस्क्रिशनरी पावर
और फंडामेंटल राइट वाला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा था रिट जुरिस्डिक्शन का, सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर था हाई कोर्ट से। और थर्ड पॉइंट हमारा जो था वो था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। ये तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who among the following is given discretionary powers under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a tribes advisory council? अगेन ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन, और मार्जिनलाइज सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, माइनॉरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन हमने काफी सॉल्व कर लिए हैं। ये दोनों कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा पहले जो जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है जिनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर वापस आते ही एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पे। Who among the following was not in the core leadership of the non-aligned movement in its formative phase? जब non-aligned movement नया नया शुरू हुआ था तो उसमें कौन से लीडर इसके पार्ट नहीं थे? अच्छा, पहले आप मुझे बताओ कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है। अब आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, जियो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट और नॉलेज डेफिनेटली दोनों अच्छा खासा है, तो आपको पता ही होगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ इन केस अगर किसी को नहीं पता है। नॉन अलाइन मूवमेंट, अच्छा आप स्टोरी सुनो, अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब स्टोरी सुनो। नॉन अलाइन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो दो ब्लॉक्स थे दुनिया में, एक ब्लॉक यूएसए का ब्लॉक था और एक ब्लॉक यूएसएसआर का ब्लॉक था। अब जो यूएसए का ब्लॉक था ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक को मेनली यूएसए हीड कर रहा था और ये कम्युनिस्ट ब्लॉक के लीडर थे। ठीक है, ये कम्युनिस्ट ब्लॉक के लीडर थे यूएसएसआर और ये यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो इंडिया ने बोला कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम न इस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे और न इस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, हम रहेंगे न्यूट्रल, हम रहेंगे नॉन अलाइंड। और यही है नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, यही है। अब जब इंडिया ने कहा कि हम नॉन अलाइन रहेंगे तो इसका मतलब क्या था? इसका 3 पॉइंट था। इंडिया ने कहा कि हम किसी भी कंट्री से या किसी भी ब्लॉक से मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। मिलिट्री की जो ये एक्सरसाइजेस आप देखते हैं वो एक डिफरेंट चीज है, बट अलायंस नहीं करेंगे बोला था मिलिट्री। और ये मिलिट्री अलायंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी मुझे मिला था इकोनॉमिक टाइम्स का। So let's have a look on it. India does not believe in partnering in military alliances, says our Deputy NSA Vikram Misri sir. देखो, इंडिया अभी भी मिलिट्री अलायंस में बिलीव नहीं कर रहा है। इंडिया डज नॉट बिलीव इन पार्टनरिंग इन मिलिट्री अलायंसेस बट सीज इटसेल्फ एज एन इक्वल पार्टिसिपेंट। इंडिया बिलीव्स इन बीइंग एन इक्वल पार्टिसिपेंट इन ऑल mechanisms it take parts in, but does not believe in partnering with any country for military alliances. So ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है ये आप आई होप अब समझ गए होंगे अच्छे से। ये आर्टिकल जून 2023 का है। सो मिलिट्री अलायंस में इंडिया का कोई मतलब इंडिया मिलिट्री पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप वो ठीक है, कुछ मिलिट्री रिलेशंस वगैरह जो हैं वो अलग अलग कंट्री के साथ रहते हैं, लेकिन अलायंस इंडिया नहीं करता किसी से। दैट्स अ गुड थिंग ना। उसके अलावा सेकंड, इंडिया ने क्या कहा था कि भाई हम अपनी जो भी पॉलिटिकल रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज से वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रिलेशंस, इंडिया अपनी मर्जी से जिस पॉलिटिकल रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज से मेंटेन करेगा। और तीसरा, इंडिया ने कहा था कि इंडिया कोशिश करेगा कि सारी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हो, और इंडिया ऐसी कोशिश करेगा, बाकी तो जो कंट्री जैसे रिलेशंस रखना चाहे, हमारी तरफ से कोशिश होगी कि फ्रेंडली रिलेशन रहे इंडिया के सारे कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कोर लीडरशिप ऑफ द एनएम। अच्छा ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, ये लीडर थे घाना के, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फॉर्मेटिव फेज में थे, ये लीडर थे इजिप्ट के, और ये तो हमारे इंडिया के ही थे, इनको बताने इनके बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है। उसके बाद ये ऑप्शन, ये लीडर नहीं थे इसमें, ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर। अच्छा, इसमें एक यूगोस्लाविया और एक इंडोनेशिया के भी लीडर थे जो फॉर्मेटिव फेज था ना एनएम का, उसमें यूगोस्लाविया के जो लीडर थे उनका नाम था जोसेफ, और एक इंडोनेशिया के थे उनका नाम था सुकार्नो।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द कंस्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको या तो आंसर पता है या नहीं पता है। सो इसका आंसर था जस्टिस एचएल। और हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑर्डर द, अच्छा सोशल जस्टिस बेंच। सोशल जस्टिस की सोशल जस्टिस मतलब क्या है? वही मार्जिनलाइज सेक्शन का जो मैंने आपको बोला था कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सोसाइटी का, उनको जस्टिस, स्पीडी जस्टिस मिले। हाँ, सोशल जस्टिस की स्पीडी डिलीवरी के लिए उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, इसके रिलेटेड ये बेंच थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूडीज आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल? अब यहाँ तो आपसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के बारे में पूछा है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, प्रीलिम्स का था शायद, 2023 के प्रीलिम्स का था, उसमें नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल के बारे में पूछा था। शायद उसके चेयरमैन कौन है वो पूछा था, जो कि होम मिनिस्टर होते हैं, या मेंबर्स का पूछा था, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा था, और ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल से आपसे पूछा है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपको इसका आंसर पता है तो। सॉल्व कर लिया? अब ये पढ़ो, कंपोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जो जोनल काउंसिल से रिलेटेड पीडीएफ है, डाटा है, वहां से ये मैंने लिया है, कंपोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल से रिलेटेड ये, और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल्स, और ये फंक्शंस, सो दैट आपको एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन जो गवर्नमेंट का डाटा है जोनल काउंसिल से रिलेटेड वो मिले। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, 5 जोनल काउंसिल्स हैं और एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। जोनल काउंसिल्स 5 ही हैं, ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल, और एक ये है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसको जोनल काउंसिल नहीं कहते हैं, पर है ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई थी, अगर आपको पता हो, करंट अफेयर से आप बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा, आपके करंट अफेयर का भी टेस्ट हो गया। ये 22 फेब को हुई थी, बहुत रिसेंटली हुई थी, 22 फेब को हुई थी, 2025 में हुई थी वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। सो आपको क्या याद रखना है कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये ईस्टर्न जोनल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और सदर्न जोनल, और सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। स्टेट्स सबके याद कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेट, इसको पढ़ लेना। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल्स। चेयरमैन कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर। ऐसे सारे काउंसिल्स के होम मिनिस्टर ही हमारे चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन, जो काउंसिल में स्टेट्स है उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वाइस चेयरमैन, लेकिन उनका रोटेशन चलता रहता है। जैसे सपोज कि 4 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो एक बार इस स्टेट के सीएम रहेंगे वाइस चेयरमैन, देन सेकेंड स्टेट के सीएम, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन अगेन फर्स्ट, इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। और मेंबर्स और एडवाइजर्स के बारे में आप बस एक बार पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन का आपको याद रहना चाहिए, वाइस चेयरमैन, और ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। और ये बस एक एक बार आप पढ़ लो, मेंबर एडवाइजर्स। यूनियन मिनिस्टर्स आर आल्सो इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ जोनल काउंसिल्स अपॉन नेसेसिटी। इससे कंफ्यूज मत होना, यूनियन मिनिस्टर का जिक्र हो गया यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना, ये जरूरत पड़ने पे यूनियन मिनिस्टर्स को बुलाया जा सकता है इसमें, बस इतना है। स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको याद रखना, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाला। देन फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जोनल काउंसिल्स, ये बस एक एक बार पढ़ लेना, बस एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना करके फंक्शंस और ये जोनल काउंसिल। मैं इसको पढ़ा नहीं रही, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया ये क्वेश्चन गलती से, लेकिन इसको सॉल्व करा दे। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इंटेंशनली इंक्लूड करा है। रिसेंटली आपका कुंभ का मेला लगा था, दैट मीन्स गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, करंट अफेयर से कनेक्ट करके अगर हम बात करें तो। नेशनल वाटरवेज से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं मुझे मिला था, मैं ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन हैंड पिक कर रही थी।
तो नेशनल वाटरवे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, यही सीडीएस 1 2023 का है। व्हाट विल बी द करंट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको कहीं मॉक टेस्ट में मिलता है या फिर कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलता है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना और कोशिश करना कि उससे रिलेटेड पढ़ लें। अब इसका आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका आंसर है, कानपुर देन प्रयागराज देन पटना देन भागलपुर। अब ये वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 which of the following statements is are correct? A person who can only read but cannot write is not literate. A person aged 7 years and above who can both read and write with understanding in any language is treated as literate. So ये वाला सही है, और who can only read but cannot write is not literate. Not literate मतलब इसको illiterate बोला है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि both 1 and 2। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैंने बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड और वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड, वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट का ही उसी से कनेक्टेड है। वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड इंडेक्सेस जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, इंडेक्स जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस कहते हैं, इंडेक्सेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी एग्जाम के। तो वो हम जब इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बच गए, एक ये कमिटीज वाला बच गया क्वेश्चन, और ये क्या है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है, और एक क्या बचा था, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। अच्छा, ये ट्राइब्स वाला था तो ये एक्सप्लेन करना था, और ये कमिटीज वाला, कमिटीज का हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा सा है, तो इसमें फिर भी मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। तो ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है, और ये वाला वीडियो पॉज करके अभी आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीडीएस 2 2019 में भी यूपीएससी ने पूछा है। अब उतने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको हैंड पिक करके यहाँ सॉल्व नहीं करा रही हूँ, इसलिए वो स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया है, लेकिन ये सीडीएस 2 2019 में भी पूछा है। और अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, मैं आपको बताना भूल गई थी, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये सेंसस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2017 में सीडीएस 1 में पूछा है। तो अब देखो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, जो बच्चे पूछते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के क्या फायदे हैं। देखो मेन फायदा तो यही है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब मैंने अपने टाइम एग्जाम दिया था तो मुझे रिपीटेड क्वेश्चन एक आध मिल गए थे, इंग्लिश के पेपर में मिले थे और एक आध जीएस के पेपर में मिले थे। अभी आप सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको खुद भी आइडिया हो रहा है कि कहाँ पे रिपीट हो रहा है या थीम रिपीट हो रहा है। फंडामेंटल राइट से देखो हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सारे, तो आपको पता, ये तो चल जा रहा है ना पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फियर ऑफ मिसिंग आउट था वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं। तो आप वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, तो कहीं का फियर है ऑफ मिसिंग आउट, बिल्कुल फियर नहीं रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन मोटिव यही है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए। अच्छा, सीडीएस 1 2017 का ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। प्लीज अगर आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप मत करना, लास्ट है वीडियो का, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप स्किप करने के चक्कर में होगी, स्किप मत करना प्लीज। यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 6 डिपार्टमेंट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। एक है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली इंटरनल सिक्योरिटी का, ये आपको पता ही होगा क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट तो इसी के अंतर्गत आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तीसरा है बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम, देन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, and Department of J&K and Ladakh. 1, 2 and ये आपका 4, 5। ये या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं स्टिकी नोट्स पे लिख के आप चिपका लो, आपको याद रहेगा। ये 6 डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड J&K एंड लद्दाख। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा।
Which among the following departments or authorities is not under the Ministry of Home Affairs? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ये तो है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ JNK लद्दाख ये भी है, कौन से नहीं है? नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. सो सी इज द आंसर.